इस वीडियो में हम बात करेंगे बोहर थ्योरी की। बोहर साहब ने क्या किया था, बोहर साहब ने बेसिकली रदरफोर्ड साहब की जो वीकनेस थी उन वीकनेस को रिमूव किया था और एक अपनी नई थ्योरी पेश की थी जो कि ये बता रही थी कि किस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम के अंदर रहता है और वह अपनी उनकी जो क्लासिकल थ्योरी थी के जो ड्रॉबैक्स हैं उनको किस तरीके से इन्होंने अपनी थ्योरी के मुताबिक उन चीज़ों को रिमूव किया। तो आए वो देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या बातें कहीं। तो इनका पहला पोस्टुलेट क्या था, इनका पहला पोस्टुलेट ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है, एक ऑर्बिट में ट्रैवल कर रहा है जो कि क्या है, स्टेशनरी स्टेट्स हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व तो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन ऑर्बिट और इन्होंने इन ऑर्बिट को क्या नाम दिया, इन्होंने इस ऑर्बिट को नाम दिया स्टेशनरी स्टेट्स, स्टेशनरी स्टेट्स। अब ये पहली बात हो गई। दूसरी बात और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये समझने वाली बात है कि इन्होंने इनका जो दूसरा पोस्टुलेट था उन्होंने ये कहा कि एक इलेक्ट्रॉन, इस चीज़ को मैं पहले यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कि ये अगर ये न्यूक्लियस है और ये हमने एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किया, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर एक शेल के अंदर, एक एटम के अंदर अगर रह रहा है तो ना तो ये एनर्जी को एमिट करेगा और ना ही ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और इस पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए इसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। यानी कि बोहर साहब ने यही कहा, रदरफोर्ड साहब ने यही कहा था कि क्या नाम है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली एनर्जी को एमिट कर रहा है, लेकिन बोहर साहब ने उस चीज़ को करेक्ट किया। उन्होंने बोला कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के अंदर है तो ना तो वो एनर्जी को एमिट करेगा और ना ही वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो बोहर साहब ने हमें बताई। तो इस चीज़ को हम लिख देते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है इन एन ऑर्बिट नाइदर रेडिएट, यानी कि वो एनर्जी को रेडिएट या एमिट नहीं करेगा। तो ये उनकी बात थी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ये बताया कि इस जो ये आपका ऑर्बिट है, यानी कि फ़र्ज़ करेंगे अगर आपका फर्स्ट ऑर्बिट है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी आपकी फिक्स होगी। इसी तरीके से अगर मैं कोई दूसरा ऑर्बिट बनाऊँ तो यहाँ पे अगर ये दूसरा ऑर्बिट है तो इस तरीके से इस दूसरे ऑर्बिट की भी एनर्जी क्या होगी, वो फिक्स्ड होगी। तो उसके बाद इन्होंने ये बताया कि वो एनर्जी को कब एमिट करेगा और कब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर ना तो वो एनर्जी को रेडिएट कर रहा है और ना ही वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम ये चाहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका फ़र्ज़ करें कि इस ऑर्बिट से निकल के इस ऑर्बिट में आ जाए, तो एक ऑर्बिट में यानी कि एक स्टेशनरी स्टेट में उसकी पर्टिकुलर एनर्जी है, इतनी एनर्जी उसको चाहिए हर हाल में। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि आपको इस ऑर्बिट से, आपको यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रैवल करवाना है, आपको इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेके यहाँ ट्रैवल करवाना है, तो इस वाले ऑर्बिट की अगर मैं इसको कह दूं कि ये मेरा जो है वो फर्स्ट शेल है, इसको मैंने कह दिया ये मेरा फर्स्ट शेल है और ये वाला मेरा सेकंड शेल है, तो फर्स्ट शेल की जो एनर्जी है वो ज़्यादा है, वो कम है, वो किसके मुकाबले में, सेकंड शेल में। तो इस चीज़ को लिख देते हैं कि जो आपका जो फर्स्ट है, फर्स्ट एनर्जी इज़ लेस देन सेकंड एनर्जी, यानी कि फर्स्ट वाले की एनर्जी क्या है, वो कम है। अब एक इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ से आपको सेकंड में पहुँचाना है तो इसका मतलब ये है कि आपको क्या करनी होगी कि यहाँ पे उसको रहने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा कि आपको उसको एनर्जी क्या करनी होगी, प्रोवाइड करनी होगी। तो एक ये चीज़ सामने आई। इसकी तीसरी चीज़ ये कि अगर इलेक्ट्रॉन को लो ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट में जाना है तो वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा उस शर्त पे, यानी कि इफ़ इलेक्ट्रॉन जम्प्स from low orbit to high orbit, then it absorbs some amount of energy। तो वो क्या करेगा, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा अगर उस इलेक्ट्रॉन को जंप करना है फ्रॉम लो ऑर्बिट टू हाई ऑर्बिट। तो यानी कि जो उन्होंने कहा था कि कंटिन्यूसली एनर्जी को एमिट करेगा। अच्छा, ये जो सेकंड पॉसिबिलिटी है, अगर इसमें कंफ्यूजन हो कि यहाँ पे भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो यहाँ पे अगर उसको इस ऑर्बिट के अंदर अगर रहना है तो उसको कुछ भी नहीं करना, लेकिन अगर उसको इस ऑर्बिट से बाहर जाना है और ऐसे ऑर्बिट में जाना है कि जिसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो उसको एनर्जी को क्या करना होगा, एब्जॉर्ब करना होगा। तो लेट से अगर मैं एक और इसकी अगली बात को क्लियर करते हैं कि वो क्या कहा था कि
अगर ये हाई एनर्जी ऑर्बिट है और ये लो एनर्जी ऑर्बिट है, अगर अब इस इलेक्ट्रॉन को उठ के इस वाले में आना है, यानी कि हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आना है, तो हम तो ये चाहते हैं भाई एक अगर ऑर्बिट है तो उसकी इतनी पर्टिकुलर एनर्जी हो, ना तो ज़्यादा हो ना तो कम हो। अगर इसकी एनर्जी ज़्यादा है इसके मुकाबले में, तो अब इसको क्या करना होगा, एनर्जी को लॉस करना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन हाई ऑर्बिट से लो ऑर्बिट में आएगा, यानी कि हाई ऑर्बिट, इस चीज़ को हम सही करके लिख देते हैं कि अगर हाई ऑर्बिट से लो में आना होगा, उसको लो ऑर्बिट में आना होगा, तो फिर क्या करनी होगी, उसको एनर्जी को क्या करना होगा, एमिट्स एनर्जी करेगा। अच्छा, अब ये तो चीज़ें हो गई कि एनर्जी को एमिट करेगा। इन दोनों के लिए जो एनर्जी जो की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों के लिए एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इन दोनों ऑर्बिट के एनर्जी का डिफरेंस, यानी कि जो फर्स्ट शेल था इसके लिए भी कोई एनर्जी होगी, लेट से अगर मैं कह देता हूँ E1, और ये जो सेकंड शेल था इसके लिए भी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, E2। तो अगर इन दोनों को कहीं भी आना है, तो किसी भी ऑर्बिट से आना है, कहाँ किसी भी ऑर्बिट में, तो बेसिकली क्या करना होगा, उनको उतनी एनर्जी को या तो एब्जॉर्ब करवाना होगा या तो एमिट करवाना होगा कि वो एनर्जी का सम क्या हो जाए, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर हो। यानी कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी वो, अगर मैं फर्स्ट स्लिट की बात करूँ, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो किसके बराबर होगी, डेल्टा E के बराबर होगी, यानी कि E2 माइनस E1। इसी तरीके से अगर उसको हाई से लो में आना है, तो जब भी उसको एनर्जी को एमिट करना होगा, उस एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, E2 माइनस E1। और ये जो डेल्टा E है वो आपका बराबर होना चाहिए h म्यू के, और h क्या है, बेसिकली आपका प्लांक्स कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि प्लांक्स h इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल सेकेंड। और इसी तरीके से ये जो आपका ये म्यू है, इसकी वैल्यू क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो ये जो आपकी रेडिएशन एमिट हो रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो ये थी बहुत आपकी थ्योरी। इसके बाद इन्होंने एक अपना आखिरी पोस्टुलेट दिया। इन्होंने आखिरी पोस्टुलेट क्या किया कि अगर एक आपको ऑर्बिट की बताने कि वो आपका ऑर्बिट एग्जिस्ट कर रहा होगा या नहीं, तो इन्होंने ये कहा कि ओनली दोज ऑर्बिट्स वर पॉसिबल इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन वुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर रिवॉल्व कर रहा है, तो अब जब इसके अंदर वो रिवॉल्व कर रहा है तो इसका कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा, और एंगुलर मोमेंटम को किससे शो करते हैं, mvr से। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम हो वो किसके बराबर हो, वो आपके बराबर हो hnh/2π के। तो बेसिकली ये n क्या है, ये n वो है कि अगर वो इस शेल में, तो सेकंड शेल में, तो उसके लिए n की वैल्यू 2 हो जाएगी, अगर वो फर्स्ट शेल में तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। और ये h आपका दोबारा प्लांक्स कांस्टेंट है, और ये 2 पाई आया है, ये किससे आया है, ये सरकमफेरेंस और ऑर्बिट से आया है कि वो किसके बराबर होता है, 2πr से। तो इन्होंने ये कहा कि सिर्फ वो ऑर्बिट पॉसिबल है जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल का क्या मतलब हुआ कि अगर पहला शेल है तो 1 हो गया, दूसरा शेल है तो 2 हो गया, तीसरा शेल है तो 3, तो उसके लिए उन्होंने n का वर्ड यूज़ किया। तो ये थी वो बोहर थ्योरी जिसके मुताबिक रदरफोर्ड की वीकनेस रिमूव हो गई, और हमें एक नई चीज़ पता चली कि इलेक्ट्रॉन जो हैं बेसिकली किस तरीके से एटम के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं।